तो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह पर डुमरांव की जनता 2025 में भी भरोसा क्यों करे और आपको वोट क्यों दे? विधायक जी के पास अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले नहीं है। मैं डुमरांव में 2 कमरों के किराए के घर में रहता हूँ। किराए के घर? हाँ बिल्कुल। विधायक बनने के बाद सबसे पहली कौन सी गाड़ी खरीदी? स्कॉर्पियो। 1 करोड़ का काम लिखते रहे, 50 लाख का काम लिखते रहे हैं, तो आप इससे बचे रहे ना? नहीं सर, आप मेरे रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हैं। हम 10 लाख का गली बनाते हैं। भाकपा माले जो है वह महागठबंधन में जाकर ज्यादा ताकतवर हो गई है। ये हमारी एक मजबूत पहचान है गरीबों के बीच में। तो एक और आप अडानी का विरोध कर क्या बिहार में उद्योगों को नहीं लगने देना चाहते हैं, प्लान को नहीं रोकने देना चाहते हैं? यह बागी तेवर या विद्रोही तेवर, देखिए आपको अपने क्षेत्र की भलाई के लिए लड़ना है, लेकिन यह बगावत कब तक चलती रहेगी? ये बगावत तो सर सिस्टम से है। चुनाव से ठीक पहले ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये ले लो, पहले क्यों नहीं दे रहे थे आप? 2 लाख रुपया जब देने का घोषणा है तो क्यों नहीं दिया गया? फिर से 10,000 का नया ड्रामा क्यों खड़ा किया जा रहा है? तो सब कुछ तो नीतीश कुमार ने कर दिया, फिर भी आप और उसी लघुकुश समीकरण से आप आते हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति तो ठीक है ना, ये आप मानते हैं ना? अभी तो सर जो वीडियोस आते हैं हाँ। उसमें तो थोड़ा सा लगता है ऑकवर्ड टाइप का, पहले तो ऐसा नहीं था। प्रशांत किशोर ठीक काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है बिहार में? भ्रष्टाचार से अब मतलब महसूस करने की चीज नहीं है। किस सरकारी महकमे से है कि वहां तो बिना पैसे का काम होता ही नहीं होता है? दोनों तरफ से पैसा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग में जो संजीव हंस जेल, ये छोटा मोटा मैटर तो नहीं था। तो मंत्री लोग क्या कर रहे थे? आंख बंद करके बैठे। जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है या तैनातियां हो रही हैं, जो ठेके मिल रहे हैं, उसमें कमीशन का खेल चल रहा है। एक आदमी का 3 बार ट्रांसफर का चिट्ठी निकला। बक्सर जिला में 20 साल में एक आईसीयू तक नहीं है सरकार का। आज भी आईसीयू नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एकदम आईसीयू नहीं है। और बिहार में शराबबंदी है, यह तो मानते हैं ना आप? नहीं, नहीं मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। ये हैं डुमरांव मतलब बक्सर की ऐतिहासिक धरती से चून कर आए भाकपा माले के युवा और ओजस्वी चेहरा। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा तक का सफर, संघर्ष से जनसेवा तक का सफर, डुमरांव में मेडिकल कॉलेज से लेकर बाईपास की सड़क और किसानों मजदूरों के हक तक, हर मुद्दे पर सीधा और बेबाक अंदाज। और देखिए, जिंदगी का मंत्र है डॉक्टर अजीत कुमार सिंह का, और यह पंक्तियां हैं कवि शैलेंद्र की। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर अजीत कुमार सिंह का। मैं भी स्वागत कर रहा हूं, बहुत स्वागत है अजीत जी। आप डुमरांव से पहली बार विधायक बने 2020 में भाकपा माले के टिकट पर। आप वामपंथी हैं, वामपंथ में आपका भरोसा है तो आप डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कुशवाहा, और आपकी उम्र 39 ईयर्स। देखिए, आपने शादी भी 10 मिनटों में कर ली, चलिए हम उस पर आएंगे। लेकिन आप 2025 में फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं डुमरांव। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह होगा कि डुमरांव की जनता दोबारा 2025 में आप पर भरोसा क्यों करे, आपको वोट क्यों दे, आप दूसरे नेताओं से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमने यह सुना, हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि बिहार के इकलौते विधायक आप हैं जिन्होंने अपने कामों को लेकर जो कार्य आपने किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। यह दूसरों के लिए नजीर हो सकता है, लेकिन जनता की मांग हमेशा अधिक होती है, और विरोधी जो होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, वह तो आरोप लगाते ही लगाते हैं। तो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह पर डुमरांव की जनता 2025 में भी भरोसा क्यों करे और आपको वोट क्यों दे, पहले इसका जवाब दीजिए। पहले तो ज्ञानेश्वर जी, आपको शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और लाइव सिटीज के सभी दर्शकों का भी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल हम लोग जब चुनाव में आए 2020 में, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स से निकलने के बाद, बिल्कुल गांव में छोटे छोटे सवालों पर हम लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और जनता के बीच में एक बात आप आज भी सुनेंगे, और कई सारे जगहों पे होता है कि विधायक चुनाव जीतते हैं और अपने क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते। हमने कहा कि राजनीति में सबसे ज्यादा जो आज कमी है वो अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जवाबदेही की कमी है।
बिल्कुल। इसलिए हमने सबसे पहले जनता से वादा किया कि हम आपके प्रति जवाबदेह रहेंगे। और मैं ये मानता हूं कि सर देखिए, सारे काम आप कर सकते हैं, पुल बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जनता के प्रति संवेदनशील होना, सुख दुख का साथी। मैंने 5 वर्षों में इसको स्थापित किया। मैं जब से चुनाव मैंने जीता, मैं डुमरांव में 2 कमरों के किराए के घर में रहता हूँ। किराए के घर? हाँ बिल्कुल। विधायक जी के पास अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले नहीं है? नहीं सर, हम लोग यहाँ से आते हैं जी, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। मेरे पिताजी CISF में सिपाही थे, अभी अच्छा। रिटायर हो गए। और कॉलेज लाइफ में हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए। मुझे लगा कि समाज को, राज्य को हमारी जरूरत है और हमें उसे बदलने के लिए आगे आना चाहिए जी। तो इसी सोच और मकसद के साथ हम लोग पॉलिटिक्स में आए थे। तो इसलिए हमारे पास कोई पहले से कुछ था नहीं। तो हम लोग आए, दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों और पार्टी के सहयोग से हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और डुमरांव की जनता ने भी एक ऐतिहासिक काम किया जी, कि सबसे पहले मेरे जैसे आदमी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए, ना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने के लिए, ना कुछ भी, उसको वहां से लोगों ने चंदा भी दिया। अच्छा। और वोट भी दिया। और चंदा भी दिया, वोट भी दिया। 2020 में जब पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे थे तो कहा जाता है आजकल चुनाव में तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह को कितने पैसे खर्च करने पड़े थे? बहुत कम। अगर सब मेरा तो एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ? एक भी पैसा खर्च। कहां से आ गया पैसा? सब दोस्त, मित्र, शुभचिंतक, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 500, जैसा जिसकी जैसी स्थिति थी। आपने वोटरों में पैसा और दारू नहीं बांटा? नहीं, दारू तो हम लोग मैंने सोच भी नहीं सकते। और पैसा भी हम लोग नहीं मानते कि डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैसा बांटना चाहिए। जनता को ये समझदारी है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को कैसे चुनेगी। इसलिए उन्होंने मुझे चुना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अकाउंटेबिलिटी को स्टेब्लिश किया और उसी अकाउंटेबिलिटी को स्थापित करने के लिए मैंने 5 वर्षों में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जनता के। जी, मैंने सुना। और लोग कहते हैं कि भाई आपने क्या किया, आप बताइए, क्यों नहीं बताते हैं? इसलिए मैंने लिख करके दिया। लोग कहते हैं ना कि आप आमतौर पर बाकायदा पुस्तिका ही छपवा दी। आप आमतौर पर किसी से बात करेंगे तो प्रूफ के लिए लोग बोलेंगे कि मैं लिख करके देता हूँ कि आपको मानना ही होगा। इसलिए कि हम लोग के भाषा में लोग कहते हैं ना कि बक्तंग का कोई वैल्यू नहीं है, लिखतंग का वैल्यू। बिल्कुल। तो इसलिए हमने लिख करके जनता को दिया। हमने जितने सवाल उठाए, जो भी किया। हम लोगों ने राजनीति में जो हमारा नारा है पार्टी का भी कि हमें सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना है। हमने सड़क के तमाम सवालों को, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों के सवालों को हमने जाना, समझा, उनके बीच में हम रहते हैं और उसको सदन में बखूबी मजबूती के साथ उठाते हैं। और ऐसे लड़ते फिरते हमने जनता के असंख्य सवालों का समाधान हमने कराना जी। तो आपने जनता के सवालों का समाधान किया। लेकिन बिहार में एक अवधारणा है, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे फिर सांसद बन जाए, मुखिया जी जैसे ही चुनाव जीतते हैं सबसे पहले स्कॉर्पियो पर सवार हो जाते हैं। पता नहीं है स्कॉर्पियो कहां से आ जाता है। और जैसे ही विधायक कोई बनता है उनके पास फॉर्च्यूनर आ जाती है। और आप कह रहे हैं आज भी आपके पास किराए का घर है। और हमें यह भी जानकारी मिली कि देखिए आप एक अनुशासित पार्टी से आते हैं, कैडर आधारित पार्टी से आते हैं, जो आपकी तनख्वाह है उसमें से भी 60% हिस्सा आप पार्टी को दे देते हैं। जी सर, हमारे तो आपने विधायक बनने के बाद सबसे पहली कौन सी गाड़ी खरीदी? स्कॉर्पियो, मतलब मुखिया जी वाली। मुखिया जी वाली। और वो भी सर तब खरीदी गई जब विधानसभा से पैसे मिले हम लोग को डाउन पेमेंट करने के लिए। डाउन पेमेंट करने के लिए 12 लाख रुपया विधानसभा से मिला। और उसके बाद वहां से डाउन पेमेंट हो गया और बाकी पैसे हमारी सैलरी से हर महीने गाड़ी में के लिए कटता है। तो बचता कुछ भी नहीं हो। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी तो सर एमएलए का कितना है, 40-50 हजार। बिहार के एमएलए की सैलरी 40 से 50 हजार। इसमें से कितना पैसा आपको पार्टी को दे देना होता है? हम लोग सर इसमें से पार्टी को 30,000 रुपए दे देते हैं। 30,000 रुपए दे देते हैं। तो 20,000 रुपए में ही आपको न्यारा ब्यारा, बाकी टीएडीए मिलता है। बाकी टीएडीए मिलता है। टीएडीए जो हम लोग घूमते हैं, गाड़ी से आते जाते हैं, उसके लिए टीएडीए मिलता है। उससे हम लोग का जीवन चलता है। उससे जीवन चलता है। अच्छा, एक और आरोप लगता है विधायकों के बारे में, बिहार के राजनेताओं के बारे में, कि विधायक मद होता है और विधायक फंड होता है, लोग बेच देते हैं इसे। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जो दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने जो किया है, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह के बारे में यह शिकायत हमने सुनी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कहां कहां कितना प्रतिशत कमीशन हो गया। ठीक है, 1 करोड़ का काम लिख दे रहे हैं, 50 लाख का काम लिख दे रहे हैं, तो आप इससे बचे रहे ना? नहीं सर, आप मेरे रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हैं। हम 10 लाख का गली बनाते हैं, कोई स्कूल का बाउंड्री दिलवाते हैं, किसी स्कूल में मतलब बेंच हमने दे दिया, कहीं हमने जो है चौतरा बनवा दिया, कहीं सामुदायिक भवन बनवा दिया। यही सब काम हम लोग करते हैं जो जनता के लिए बहुत जेन्युइन है और बहुत जरूरत है। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जी, आपकी पार्टी जनसंघर्ष की पार्टी रही है और आप जमीन पर लड़ते रहे। लेकिन 2020 में आपका समझौता होता है तेजस्वी यादव के साथ और चलने का फैसला होता है
किस पार्टी के साथ? जिसके दामन पर चारा चोरी का आरोप, जिसके दामन पर सीमान में शहाबुद्दीन के साथ होने का आरोप, जिसके खिलाफ आप लड़ते भी रहे, आपकी पार्टी लड़ती भी रही। तो फिर यह सामंजस्य कैसे बैठ गया? और आप क्या मानते हैं कि दोनों की विचारधारा किस प्रकार से अब मेल खाने लगी है? तेजस्वी यादव आए हैं तो बदल गए हैं, और भाकपा माले जो है वह महागठबंधन में जाकर ज्यादा ताकतवर हो गई है। नहीं सर, भाकपा माले पहले से गरीबों के बीच में बहुत मजबूत पार्टी है जी, और गरीब इस पार्टी के ऊपर खुलेआम भरोसा करता है कि नहीं भाई, ये हमारी पार्टी है, हमारे लिए खड़ा होंगे। आज कोई भी गरीब आदमी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई गरीब आदमी की मृत्यु किसी कारण से हो जाए, तो उसके साथ भाकपा माले के 4-5 सिपाही खड़े होते हैं, उनका मदद करते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं। तो इसलिए हमारी एक मजबूत पहचान है गरीबों के बीच में, हम मजबूती के साथ उनके अंदर हैं, लोग मानते हैं इस बात को, इसलिए हमारी पार्टी पहले से मजबूत है जी। बाकी गठबंधन का जहां तक ये मसला है, तो गठबंधन तो बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति की मांग के हिसाब से होती है। बिल्कुल। और आप भी जानते हैं कि कई बार कितनी पार्टियों के गठबंधन न जाने किन किन से हुए और किन किन से नहीं हुए। यही नीतीश जी मोदी जी के बारे में क्या क्या कहे, डीएनए टेस्ट हुआ और बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन फिर भी वक्त है, वक्त की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से पार्टियां एक दूसरे के साथ होती हैं। तो हमें लगा कि बिहार में अभी महागठबंधन बनाने की आवश्यकता है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले को एक होने की जरूरत है, भाजपा से लड़ने को। हाँ बिल्कुल जी, इसलिए हम लोगों ने एकजुटता बनाई और आज देखिए कि ये एकजुटता इस तरीके से है कि बिहार में काफी मजबूत है और एनडीए के पास सब सत्ता, बल, ताकत, पैसा होने के बावजूद उनकी चिंता की लकीरें बढ़ी हुई है। भोजपुर, शाहबाद, मगध, इस इलाके में तो आपकी पहचान और आपकी पैठ ज्यादा है ही। और देखिए, लेकिन एक बात यह भी जो बार बार आप कहते हैं, गरीबों के लिए हम लड़ते हैं, अमीरों के खिलाफ भी लड़ते हैं। नहीं सर, हमारी लड़ाई ये जरूरी नहीं कि आप किसी के लिए लड़े तो किसी के खिलाफ लड़े जी। हमें गरीबों के लिए अधिक से अधिक हिस्सा चाहिए। जैसे फैज कहते थे कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे जी। तो आज गरीब सर भूमिहीन है, जिसके छत पे घर नहीं है, आवास नहीं है। हम लोग जब विधानसभा में सवाल उठाए तो आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा, अरे माले वाले आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, कहाँ जमीन है कि दे दें। और आज देखिए कि 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को पीरपैंती भागलपुर में दिया जा रहा है। तो हमने तो कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि जो इस राज्य में जन्म लिया, कम से कम उसके छत पर एक घर तो होना चाहिए। और ये जवाबदेही भी राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए, सरकारों की होनी चाहिए जो सरकार चला रहे हैं। तो हमने तो यही मांगा कि सबको घर मिल जाए, सबको राशन मिल जाए, सबको बेहतर जिंदगी मिल जाए, बिहार में सबको काम मिल जाए। आज सब बिहार से बाहर जाकर पलायन करके काम कर रहे हैं। तो इसलिए गरीब कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे मजबूत होगा, ये जरूरी। अब आप क्या है, आप गरीबों को बसने के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं और 1 रुपए में आप जमीन अडानी को दे रहे हैं। तो सर हमें तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा ना, हमें तो लड़ना पड़ेगा। आप अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि बेरोजगार नौजवानों को 1000 रुपए दें और आप अडानी को 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं। अब बताइए, ये नौजवान और ये अडानी, ये दोनों के बीच में क्या एकता होगी? तो इसके खिलाफ जब नौजवान लड़ेगा तभी तो नौजवानों का काम होगा। आप 1000 दे करके बूट पर बानत बजाने का काम कर रहे हैं नौजवानों को, और उधर चुपके से जो है अपने 1000 एकड़ जमीन दे दी। तो इसलिए जो भी सरकार की ऐसी नीति होती है जो गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ाती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अडानी को जो जमीनें दी गई हैं, देखिए दूसरे प्रदेश में, और आपने देखा ही कि ममता बनर्जी ने जब विरोध किया तो सिंदूर कैसे खत्म हो गया, बंगाल में कैसे उद्योगों की क्रांति रुक गई और गुजरात उठाकर ले गया कि अडानी आ रहे हैं तो फिर दूसरे उद्योगपति भी बिहार आएंगे, और जब तक कल कारखाने नहीं लगेंगे बिहार में रोजगार कहां से बढ़ेगा और पलायन कैसे रुकेगा? तो एक और आप अडानी का विरोध कर क्या बिहार में उद्योगों को नहीं लगने देना चाहते हैं, पलायन को नहीं रोकने देना चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा हमारा बिल्कुल मकसद नहीं। औद्योगिकरण का डेवलपमेंट हो, इसके बारे में हम लोग बहुत स्पष्ट हैं। औद्योगिकरण राज्य में होना चाहिए, लेकिन औद्योगिकरण के एवज में राज्य के किसान मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जाए, ये गलत है। हम आपसे स्पष्ट करें कि बिहार में एक नीति है पहले से जी। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण लिमिटेड की जमीन है, बीएडा की जमीन, जिसको उद्योगपतियों को अलॉट किया जाता है। आप हमारे क्षेत्र में जाइएगा, नावानगर में 700 एकड़ जमीन है बीएडा की। उसमें पेप्सी की कंपनी, कोका कोला की कंपनी, इथेनॉल की कंपनी और अन्य भी कंपनियां आ रही हैं। तो वो एक पॉलिसी आपके पास है जिसमें आप जमीन किसानों का लेते हैं, किसानों को सम्मानजनक आप उनकी राशि, मुआवजा की राशि देते हैं, और उसके बाद उन जमीनों पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि 1 रुपए में मतलब फ्री में आप जमीन क्यों दे रहे हैं? आप कम से कम उन उद्योगपतियों से इतना तो अपने किसानों के लिए कुछ तो हासिल करें, क्योंकि ये भी तो होगा, बिहार प्रोडक्शन के मामले में अभी डिपेंड नहीं है। अगर हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो वो जो भी माल बनाएंगे
उसके लिए बाहर से सामान भी खरीद कर लाएंगे तो हमारे किसानों को मिलेगा क्या सर? हम चाहते हैं कि उद्योग लगे जी, लेकिन उन उद्योगों से हमारे किसानों को लाभ मिले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ जी, वो क्षेत्र बड़ी संख्या में अन्न का उत्पादक इलाका है। वहां सब्जियां खूब होती हैं, धान चावल खूब होता है। हमने मांग किया सरकार से कि आप वहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, क्योंकि वहां के किसान हैं, वो गोभी उपजा रहे हैं, टमाटर उपजाएंगे, केचप बनाइए, कुछ भी जो भी देश दुनिया में बहुत सारे उद्योग हैं। बिल्कुल। और आप ये नियम लगाइए कि जो भी कंपनी आप जिस एरिया में लगा रहे हैं वह उन्हीं एरिया के किसानों से सामान की खरीदारी करे। अच्छा, इससे दो फायदा होगा सर। एक तो हमारे किसान मजबूत होंगे और दूसरा हमारा इंडस्ट्री मजबूत होगा। कम से कम हमारे किसानों की सब्जियां बाजार में जैसे फेंकी जाती हैं, यहाँ पे लोग खबर चलाते हैं, उसको नहीं चलाना पड़ेगा। और आज पूरे राज्य में आप जानते हैं बिहार किसान प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन पूरे राज्य में सबसे बुरा हालत अगर किसी का है तो किसान का है। कारण क्या है? कारण है सर कि हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कलम, किताब, ड्रेस, कपड़ा पहनते हैं, सब जो कंपनी बनाती है वो दाम इसका निर्णय लेती है, लेकिन किसान जो माल का प्रोडक्शन करता है उसका दाम तय करने का अधिकार किसानों के पास नहीं है। उसका दाम भी कोई कंपनी तय करता है। तो ये तो तब होगा ना जब वो आत्मनिर्भर होंगे, जब ये तय होगा कि कैसे उनकी फसलों को खरीदा जाएगा। तो प्रोडक्शन के मामले में जब तक बिहार आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक बिहार के औद्योगिक विकास का सपना देखना कहीं से उचित नहीं है। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, आप देखिए विधायक बन गए, छात्र राजनीति से आप आए, लेकिन आज भी आपका बागी तेवर, कभी आप पुलिस से जनता के लिए लड़ जाते हैं, कभी प्रशासन से लड़ जाते हैं, और जब बिहार विधानसभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ता है कि ये माले वाले, यह बागी तेवर, यह विद्रोही तेवर। देखिए, आपको अपने क्षेत्र की भलाई के लिए लड़ना है, लेकिन यह बगावत कब तक चलती रहेगी? नहीं, ये बगावत तो सर सिस्टम से है। बगावत सिस्टम से है? जी बिल्कुल। जो सिस्टम के अंदर सिर्फ कुछ लोगों का इकोसिस्टम होगा, 95% लोग उस इकोसिस्टम में सेट नहीं होंगे, तो उस सिस्टम के खिलाफ तो बगावत करना होगा। सच कहना अगर बगावत बिल्कुल। आप सर पिछले दिनों जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ, उसने तो बिहार का पूरा चेहरा स्पष्ट कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी या मोदी जी या जो भी प्रचार करें कि बिहार प्रगति के राह पर बहुत आगे चला गया है या विकास कर गया है, वो रिपोर्ट क्या कहता है? 94.5 लाख लोग, जी, परिवार 94.5 लाख फैमिली सर, परिवार जी 6,000 रुपए की मिनिमम मासिक आमदनी पर जिंदा है। आप सोचिए, बिल्कुल। उसको नंबर में सर काउंट करिएगा, लगभग 5 से 6 करोड़ लोग हो जाएंगे। 5 से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपए से कम की मासिक आमदनी पर जिंदा है। ये कौन सा बिहार का डेवलपमेंट है? जब तक बिहार में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा या बिहार में अन्य लोग जब इन्वॉल्व किसी काम में नहीं होंगे तो बिहार का कैसा विकास होगा? हम लोगों ने सर इसके बाद ये निर्णय लिया, हम लोग जब उस समय सरकार में थे, जब जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, तो ये निर्णय लिया कि सभी लोगों को अपग्रेड करने के लिए गरीबों को 2-2 लाख रुपया दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? नीतीश जी उधर भी चले गए। हमें लगा कि भाई चलिए वहां से बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, तो 94.5 लाख परिवार के तमाम लोगों को 2-2 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ? 3 वर्षों में मात्र 1 लाख परिवारों को मिला सर। 2 लाख रुपए मिले? मात्र 2 लाख नहीं, 2 लाख रुपए की पहली किस्त मिली, 50,000 जी, मात्र 1 लाख। अच्छा, 3 साल में। हाँ। तो आप सर हिसाब लगाइए सर कि 94.5 लाख लोगों को कितने साल लगेंगे? आपको पता है? 200 साल से ज्यादा लगेंगे। 200 साल से ज्यादा। ये कौन सी सरकार है सर जो 200 साल की? लेकिन अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितनी महिलाएं हैं सबको हम 10,000 रुपए दे देंगे। वही आ रहा हूं आप जी, कि तय तो हुआ था 2 लाख देने का। बिल्कुल। अब आप 10,000 रुपए दे पर फुसला रहे हैं महिलाओं को। अरे 2 लाख क्यों नहीं दे रहे? कहां से देंगे? पैसा है तो तय क्यों किया? जी, आपने जब निर्णय लिया, तय किया तो आपको 2 लाख देना होगा। बिल्कुल। अभी तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देंगे, 10,000 में कोई आप बिजनेस करके दिखाइए, उसके बाद फिर आपको हम 2 लाख रुपया देंगे, हमारे कर्मचारी जाके अवलोकन करेंगे। हम तो साफ तौर पे हमने कहा सर कि आप बता दीजिए कि 10,000 में कौन सा बिजनेस बिहार में आदमी कर सकता है। एगो ठेला भी नहीं मिलेगा। तो मोदी जी कहते हैं कि पंचर बनाना भी रोजगार, अंडा बेच सकती हैं, सब्जियां बेच सकती हैं। नहीं सर, अंडा बेचने के लिए ठेला चाहिए ना सर। हाँ, ठेला चाहिए। तो ठेला तो बनाने में 20,000 रुपये लग जाए। जी, चखना की दुकानें बंद ही हो गई हैं। वो तो वेल नोन है, जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकारी खजाने के पैसे का इस्तेमाल वो अपना माहौल बनाने के लिए, चुनावी माहौल। बिल्कुल। आप एक बात समझ लीजिए कि बिहार सरकार के खिलाफ जनता में भयानक आक्रोश है। बिहार सरकार के खिलाफ जनता में भयानक आक्रोश। मंत्रियों को कैसे लोग भगा रहे हैं गांव से। आप समझिए कि पिछले 5 वर्षों में जी हमने जो स्ट्रगल किया, वृद्धा पेंशन का सवाल हो, विधवा दिव्यांग पेंशन का सवाल हो, रसोइया का, आशा का, आंगनबाड़ी का, तमाम लड़ाई कौन लड़ा? तो सारे काम तो नीतीश कुमार ने कर दिए। वही मैं बता रहा हूँ, ये सारी लड़ाई 5 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि बिजली भी फ्री देने वाली चीज है। लेकिन इलेक्शन के पहले संजय वत दिखाना शुरू कर दिया। चुनाव से ठीक पहले
ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, ये ले लो, पहले क्यों नहीं दे रहे थे आप? 20 वर्षों से 400 रुपया दे रहे थे और दिए तो 1100 रुपया आज दिए, और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। हम आपसे कहना चाहते हैं जी, अगर मुख्यमंत्री जी स्कीम्स के अंदर पैसे नहीं बढ़ाते तो ये वोट मांगने भी जाने के काबिल नहीं रहते जनता के अच्छा। बीच में। बिल्कुल, हाँ। जनता तो इनको हराने का मूड बना ही लिया है, लेकिन थोड़ा स्कीम्स में पैसा ये बढ़ा दिए तो अब जनता का दिल तो बहुत बड़ा है। तो आपको लगता है वोट खरीदा जा रहा है बिहार में? बिल्कुल स्पष्ट। हाँ। क्या मतलब है? एकदम चुनाव के ठीक ऐन वक्त पहले ये घोषणाएं क्यों हो रही है? पहले की घोषणाओं का क्या हुआ? पहले की घोषणाएं क्यों इंप्लीमेंट नहीं की गई? 2 लाख रुपया जब देने का घोषणा है तो क्यों नहीं दिया गया? फिर से 10,000 का नया ड्रामा क्यों खड़ा किया जा रहा है? बिल्कुल चुनाव से पहले वोट खरीदने की ही कोशिश हो रही है। और लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहते हैं अरे कोई कुछ किया था जी, जो किए हैं हम ही ना किए हैं, बाकी लोग तो क्या हाल था बिहार का। हाँ, कुछ निकलता था, कोई घर से निकलता था तो सब कुछ तो नीतीश कुमार ने कर दिया, फिर भी आप और उसी लघु समीकरण से आप आते हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। हम लोग समीकरण वगैरह में यकीन नहीं करते, हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। आप तो डाटा देखिए ना। मैं तो वही कह रहा हूं कि सरकार करे कि हमने सब कुछ कर दिया, बावजूद इसके आपके राज्य में की आबादी 13 करोड़ अगर मान ली जाए तो 5 करोड़ लोग ऐसे हैं इस राज्य में जो रोज 40-50 रुपए की आमदनी पर जिंदा है। 6,000 को आप भागा दे दीजिए, पता चल जाएगा इतना पर जिंदा है। तो जिस राज्य का इतना बड़ा आबादी, लगभग 45% आबादी जो है 50 रुपए की आमदनी पर जिंदा रहेगी, आप कैसे मान लेंगे विकास हुआ? आपके कहने से माइक पर बोल दिए कुछ था जी, कुछ था कि नहीं था। 20 वर्षों में क्या हुआ इसका नहीं हिसाब होना चाहिए। तो नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति तो ठीक है ना, ये आप मानते हैं ना? अभी तो सर जो वीडियोस आते हैं हाँ। उसमें तो थोड़ा सा लगता है ऑकवर्ड टाइप का। पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे नहीं थे। अभी उनके मंत्रियों पर कितने गंभीर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशांत किशोर जो लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, माने कोई भी सर आरोप लगाए, अगर हाँ। हमारे ऊपर भी कोई भी, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जनता के प्रति। अगर उनको जनता ही मान ले आप, तब भी जवाब देना है कि नहीं देना? बिल्कुल। जनता के प्रति अगर किसी व्यक्ति के मन में ये भ्रम आ जाए कि कोई मंत्री इतना रुपया का ये वारा न्यारा किया है, तो आप उसको जवाब दे दीजिए ना। तो प्रशांत किशोर ठीक काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? काम वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सर अलग बात है। हाँ। हम कह रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं अभी ग्लोबल टेंडर को लेकर के जो हुआ ग्रामीण कार्य विभाग में, पूरे राज्य में सवाल है। हम लोगों ने असेंबली में सवाल किया था, प्रशांत किशोर जी से पहले तो हम लोगों ने सवाल किया था। क्या सवाल था आपका? यही था कि ग्लोबल टेंडर के मामले में जो है ये अपने चहेते लोगों को टेंडर दिया जा रहा है जी, और सारा कमीशन ऊपर में सेट कर लिया जा रहा है। इस राज्य के 14,000 कॉन्ट्रैक्टर सर जो गरीब हैं वो मारे गए हैं इस बार। एक एक आदमी को 30-30 काम दिया गया। अच्छा, 40-40 सड़कें दी गई और अभी आधा से अधिक सड़कों में काम तक नहीं लगा है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए 100 करोड़ का काम जी, और बाकी जो है 199 कॉन्ट्रैक्टर को आप एक भी काम मत दीजिए, कैसे डेवलपमेंट होगा? इसमें समझ में आ रहा है ना? 14,000 कॉन्ट्रैक्टर जो विभिन्न जातियों के हैं, सबको इन्होंने बेरोजगार कर दिया पूरे बिहार। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है बिहार में और आकंठ डूबा है? चाहे हम थाने की बात कर लें, चाहे हम अंचल कार्यालय की बात कर लें, या जिलाधिकारी कार्यालय की बात कर लें, या सरकार की बात कर लें, भ्रष्टाचार से अब मतलब महसूस करने की चीज नहीं है। गंगोत्री भ्रष्टाचार दिख रहा है, अच्छा, साफ खुलेआम, कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता। कहीं भी बिना पैसे का काम नहीं होता। अंचलों का तो हाल पूछिए मत। गरीब गुरबे आते होंगे क्योंकि आप तो रोज जनता का दरबार लगाते हैं, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मिलते हैं। जनता सबसे ज्यादा त्रस्त किस सरकारी महकमे से है कि वहां तो बिना पैसे का काम होता ही नहीं होता है? थाना से है सर। हाँ, थाना। बिल्कुल। क्या रेट चल रहा है आजकल FIR लिखवाने कुछ का? भी रेट है, कुछ भी, दोनों तरफ से पैसे लेते हैं। दोनों तरफ से पैसे? मतलब मारने वाले से भी हाँ। और मराने वाले से भी अच्छा, लेकर मैनेज करते हैं। अंचल का वही हाल है, जो पीड़ित है उससे भी और जो अभियुक्त है उससे भी। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है हाँ, कि आप जैसे हम मान लीजिए MLA हैं, हमें पता चला कि फलना कर्मचारी या चलना अधिकारी जो है पैसा लेके काम, और हम अगर उस पर एक्शन लेने के लिए कंप्लेन कर रहे हैं सरकार के यहाँ, कोई उस पर एक्शन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए इनका मन बढ़ा हुआ है ना। जनप्रतिनिधियों की का जो अधिकार है उसको संकुचित कर दिया गया अभी मौजूदा सरकार में। MLAs हो, MLCs हो, या जो भी यहाँ तक कि पंचायतों के भी प्रतिनिधियों का, किसी की बात सरकार के मंत्रीगण नहीं सुनते हैं, अपर सचिव नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं, वो सीधे CM की बात सुनते हैं। इसलिए किसी के ऊपर जब एक्शन नहीं होगा तो फिर पारदर्शिता कहाँ से आएगी? तो नीतीश कुमार की ईमानदारी पर तो कभी बट्टा लगा नहीं। क्या आपको लगता है कि बट्टा लगने का व्यक्तिगत तौर पर तो सर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप जिनके साथ जो आपके मानस पुत्र हैं, अच्छा, इशारों में कह रहे हैं? हाँ, मतलब लोग कहते हैं ना कि हम उनके मानस पुत्र हैं, इशारा में क्या वो स्पष्ट है। हाँ,
तो अगर उनके ऊपर लगा, स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे जी के ऊपर लगा, दिलीप जायसवाल जी के ऊपर लगा, जिनके ऊपर लगा, तो इतने लोगों के ऊपर तो ये आरोप लगा। बिल्कुल। तो इसमें अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग में जो संजीव हंस जेल में गए, ये छोटा मोटा मैटर तो नहीं था। बिल्कुल। तो ये कैसे मान लिया जाए सर कि बाकी जगहों पर जहां बीजेपी के साथ सरकार नहीं चल रही है, वहां अगर कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो सीधे मुख्यमंत्री पर या मंत्री पर कार्रवाई होती है। यहाँ इतना बड़ा अधिकारी, बिजली विभाग का एमडी पकड़े गए भ्रष्टाचार में, लेकिन उस विभाग के ना मंत्री पर ना ही मुख्यमंत्री पर उंगली तक नहीं उठा, किसी ईडी का छापा नहीं पड़ा। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ संजीव हंस ही सारे लूट के जिम्मेदार थे? तो मंत्री लोग क्या कर रहे थे? आंख बंद करके बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो इसलिए ये जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिम्मेवारी लेना होगा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है या तैनातियां हो रही हैं, जो ठेके मिल रहे हैं, उसमें कमीशन का खेल चल रहा है पूरे बिहार में। अभी सर जीवेश कुमार के विभाग नगर विकास आवास विभाग जी, आप जांच करिए, एक एक आदमी का 3-3 बार ट्रांसफर का चिट्ठी निकला, एक एक ईओ का। अच्छा जी, 3-3 बार चिट्ठी निकला। क्यों निकला? हाँ, ये सेट नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, इतना पैसा नहीं दिया, इधर करो उधर करो। अभी तक झगड़ा चल रहा है। अच्छा, इनके पूरे विभाग में। अच्छा, तो पूरा पैसा का लेन देन किस हुआ। पद के लिए? ईओ जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं नगर। क्या रेट चल रहा था? अब रेट तो सर हम लोग तो देने नहीं गए, हाँ, रेट नहीं पता। तब भी आपको जानकारी लेकिन वो तो- समझ में आता है ना सर। हाँ। आप एक ही विभाग में बार बार लेटर क्यों निकालते हैं? आज आपने कर दिया फलना आदमी को, कल फिर शुद्धि पत्र निकाल के चलना आदमी को, जी, उससे ज्यादा पैसा दे दिया तो उसके लिए शुद्धि पत्र हो गया। शुद्धि पत्र। कोई उससे भी ज्यादा पैसा लेके आ गया, हाँ। उसके लिए अलग से शुद्धि पत्र हो गया। तो ये आखिर ये शुद्धि पत्र क्यों निकल रहा है? बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने तैनात कर दिया, ऐसा क्या हो गया 24 घंटे के अंदर उसको आपने हटा दिया? है ये मालदार पद है, सबको माल मिल रहा है, सब चल रहा है खाने। तो जनता में गुस्सा है नीतीश कुमार सरकार के प्रति? बिल्कुल, बहुत व्यापक गुस्सा है। आप उस गुस्से को महसूस कर सकते हैं हाँ। जनता के बीच में जाकर। चलिए हम वापस डुमरांव पर आते हैं। आपने कहा कि देखिए हमने जो काम किया रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, तो आप किन कामों को, हम 5 काम ऐसे पूछते हैं जिस काम को आप सबसे बेहतर मानते हैं कि हाँ मुझे यह डुमरांव के लिए करना था, जिसे हमने किया, और अगले 5 साल के लिए यदि जनता आपको मौका देती है तो 5 वे कौन से काम होंगे जिसे आप करना चाहेंगे? देखिए सर, हम लोग जब चुनाव जीते तो हमने कई सारे पत्रकारों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक किया जी। हमने कहा कि ऐसे क्या काम है जो हमें करना चाहिए, जो असेंबली में लड़ करके संघर्ष करके हो सकता है। तो उन्होंने 4-5 काम बताया सर। मैंने उस पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक बार बहुत पहले हल्ला हुआ था 2016-17 में कि डुमरांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस समय के वहां के सांसद जाके भूमि पूजन भी करके आ गए थे। लेकिन 2-3 साल हो गया, कोई नहीं पूछने वाला था। एक तो मेडिकल कॉलेज आप बनवा दीजिए, इसलिए कि आप डुमरांव की स्थिति सर जान लीजिए जी। डुमरांव पटना से भी 150 किलोमीटर दूर है और बनारस से भी 150 किलोमीटर दूर है जी। अगर वहां किसी आदमी का हार्ट अटैक हो जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए मेजर, तो आदमी अस्पताल पहुंचने से पहले सर स्वर्ग पहुंच जाता है। अच्छा। तो इसलिए वहां बहुत जरूरी है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। और आपको मैं बता रहा हूँ सर, आप मुख्यमंत्री जी और मंगल पांडे जी पूरा प्रचार कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में आप इस बात को चलाइए, बक्सर जिला में 20 साल में एक आईसीयू तक नहीं है सरकार लगा सके। आज भी आईसीयू नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एकदम आईसीयू नहीं है। हाँ, किसी अस्पताल में सर एनेस्थेसिया नहीं है। एनेस्थेसिया नहीं है। बुरा हाल है हमारे इलाके में। जितना है अनुमंडल अस्पताल, प्रखंड का अस्पताल, पीएससी, पीएससी, सीएचसी, एसडीएस मिला लीजिए तो टोटल डॉक्टर का पद है सर 65 जी, सैंक्शन पद। लेकिन कितने डॉक्टर तैनात हैं? मात्र 17। मात्र 17 जी। हमारे क्षेत्र की आबादी है लगभग 3 लाख वोटर हैं जी। तो आबादी 4.5 लाख 5 लाख के आसपास हो गई। इतनी आबादी के लिए मात्र 17 डॉक्टर कैसे काम करेंगे? तो अगर किसी व्यक्ति को बेहतर शिक्षा नहीं मिले, बेहतर चिकित्सा नहीं मिले, तो कैसे डेवलपमेंट हो सकता है? इसलिए मैंने इस सवाल को गंभीरता से लिया। हमने असेंबली में क्वेश्चन किया मेडिकल कॉलेज के लिए। 22 में जब हमारी सरकार बन गई तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी बने, तो मैं उनसे मिला। वो काफी उससे प्रभावित हुए कि नहीं, आपका सवाल बड़ा जायज है। फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग जाकर के मिले और मुख्यमंत्री जी ने उसको अलाउ किया और 2022 में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हम लोगों ने कराया और आज वो बहुत तीव्र गति के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर असेंबली में हम नहीं लड़ते, जैसे कई लोग कहते हैं कि ये तो सरकार का सभी जिलों में बनाने का घोषणा है। मैं मानता हूं सर, सरकार का तो संकल्प होता ही है सब जगह काम करने के लिए, लेकिन उसी क्षेत्र में अच्छे और पहले काम होते हैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ज्यादा सक्रिय, ज्यादा जुझारू और ज्यादा संवेदनशील होता है जी। तो ये हमने किया। अपने जुझारूपन और अपने संघर्षों का बदौलत हम वहां पर लेकर, जिद के बदौलत लेकर के गए, वहां शुरू हुआ। हमारे यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था।
अच्छा, रजिस्ट्री हाँ, ऑफिस नहीं था। डुमरांव अनुमंडल बड़ा अनुमंडल है, बक्सर जिला में दो ही अनुमंडल है, बक्सर डुमरांव और डुमरांव। स्टेट। जी बिल्कुल। उनके बेटे से भी आपने चुनाव लड़ा है। हाँ हाँ, हाँ। वो स्टेट के रहते हुए वहां अनुमंडल जी। में हाँ। ये नहीं था, हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं मतलब था। ब्रिटिश जमाने में महाराज। हाँ हाँ वो तो जी, थे पहले, हाँ। अब तो राजतंत्र सर खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो उस समय आपको मैं बताऊं कि बक्सर अनुमंडल में 4 प्रखंड पड़ते हैं और डुमरांव अनुमंडल में पड़ते हैं 7 प्रखंड। अच्छा। हाँ। हाँ। और हम रजिस्ट्री कराने कहाँ जाते थे? बक्सर। बक्सर, 50 किलोमीटर दूर। जब डुमरांव बीच में शहर है, वहां क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। हमने असेंबली में क्वेश्चन किया सर, इसके पहले किसी ने नहीं किया था, सोचा ही नहीं होगा। हमने असेंबली में क्वेश्चन किया, हम मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और मिलकर के हम लोगों ने उसको भी 2022 में, हमने 23 में शुरू करवा दिया। अच्छा, रजिस्ट्री ऑफिस खुल गया। बिल्कुल एकदम रनिंग में है, जी। रजिस्ट्री हो रहा है उसमें। डुमरांव में एक बड़ी समस्या है, बाईपास की समस्या। बिल्कुल जी। और शहर में बहुत जाम रहता है, बाईपास का सवाल हमने उठाया, स्वीकृत करवा दिया हमने 2021 में ही। हम लोगों ने सवाल उठाया तो सरकार ने उसको मान लिया जी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकारी एजेंसियों और कर्मचारियों की लापरवाही है कि आज तक जो है काम शुरू नहीं हो पाया। काम शुरू नहीं हो पाया, जमीन अधिग्रहण में ही फंसा हुआ है। लेकिन वो स्वीकृत हो गया तो आज नहीं तो कल होगा। सबसे बड़ा जो किसानों की लड़ाई हम लड़ते हैं सर, सिंचाई की। जी। मोदी जी, नीतीश जी लाख घोषणा कर लें, आज भी टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता। किसान पानी के बिना तरस जाता है और किसान की सारी आमदनी सिंचाई में ही बीत जाती है। किसानों का एक दर्द मैं आपको बता दूं सर, किसान की स्थिति बिहार की यह है कि किसान को अगर धान के खेत में यूरिया डालना होता है तो गुजरात के किसी कंपनी में काम कर रहे अपने बेटा को फोन करता है। अच्छा। कि बबुआ, हाँ। तो 2 रुपया भेज दिया खाद किने के बाद। ये किसानों की स्थिति, वो अपने उत्पादन से खाद भी नहीं खरीद सकता। अच्छा। अगर किसान का बेटा गुजरात में, विशाखापट्टनम में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में काम नहीं करेगा तो उसके खेतों में इतना भी उत्पादन नहीं हो पाएगा कि उसके बच्चे खा पी सके। अच्छा। उनकी सिंचाई की एक परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी, मलई बराज परियोजना, जो मलियाबाग में है। 2012 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका शिलान्यास किया था। 16 में काम शुरू हुआ था सर, 25 अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। और हमने लंबी लड़ाई लड़ी उसके लिए, पदयात्रा हमने किया पूरा जिला में, गांव गांव 150 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की। और हमारे अथक परिश्रम के बदौलत जो है इस बार 2025 में जब मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा निकली थी, इसमें उसको हम लोगों को उन्होंने स्वीकृत दिया है और 205 करोड़ रुपए अच्छा उसके लिए स्वीकृति हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सर, मैंने 5 काम तक बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे महत्वपूर्ण मैं अब बता रहा हूँ। जी बताइए। मैं जहां से आता हूं सर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की सरजमी है। और अब जानिए इस बात को, बिहार को भी जानना चाहिए जी, देश को भी जानना आजादी चाहिए। का 79वां साल चल रहा है सर, और डुमरांव में उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। नथिंग एल्स इन डुमरांव, उनके नाम पर कुछ भी नहीं था सर। जी। हमने कहा कि तो अजीब है। जब पहली बार मैं असेंबली में बोला, मेरा भाषण भी है, हमने कहा कि मैं वहां से आता हूं जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की यौम पैदाइश है और उनकी शहनाई की दीवानी पूरी दुनिया थी, बावजूद इसके डुमरांव ने अपने उस लाल को खो दिया। हमारी जिम्मेदारी है उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। और सर, उनकी प्रतिष्ठा उनकी नहीं है, डुमरांव की जनता की। वो तो ऐसे ही भारत रत्न है, बिल्कुल दुनिया जानती है जी। तो अगर हमसे जुड़ के नहीं रहेंगे तो हमारे प्रतिष्ठा में कमी होगी ना सर। हमने उसके लिए काम किया। हमने वहां पर कला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जी। और उसकी भी घोषणा इसी प्रगति यात्रा में 25 में मुख्यमंत्री ने किया। लगातार प्रयास के बाद उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ अधिकारी गए थे बक्सर, जब हम भी थे मीटिंग में जी, उन्होंने कहा कि विधायक जी, आपके अथक परिश्रम की वजह से ये आया, चलिए आप कम से कम इतना मेहनत बड़ा काम किया आपने, बड़ा काम किया। चलिए, तो 2025 में यदि जनता ने फिर आपको मौका दे दिया तो 5 किन कामों को आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल रखा है? देखिए सर, पहला तो जो भी काम हमने शुरू किया उसको समय से पूर्ण कराना। समय से पूर्ण कराना। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ करके प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दिलाई है। पहली बार जब हम आए थे विधानसभा में तो हम लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ को बहुत मजबूती से हम लोग उठाते थे। तो उसमें हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि डिग्री कॉलेज प्रखंड स्तर पर खोला जाए। सरकार ने कहा कि नहीं, अनुमंडल स्तर पर ही खोला जाएगा। लेकिन अंत में सरकार हारी और प्रखंड पर उन्होंने खोलने का घोषणा किया। हमारी जिम्मेदारी होगी सर कि हमारे सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले। दूसरा, हमें एजुकेशन में और हेल्थ में काम करने की बहुत जरूरत है। हम अपने क्षेत्र में कुछ स्कूलों को हमने बहुत बेस्ट बनाया है। हमारे यहाँ राजा हाई स्कूल है, CPS डुमरांव शहर में, और कई सारे विद्यालयों को हमने बहुत अच्छा बनाया है। हमारा सपना है सर, हम जानते हैं कि हमारे जैसे लोग, हम जिस परिवार से आते हैं, सभी बच्चे उसी सरकारी विद्यालय में पढ़कर, बिल्कुल, इसलिए उन विद्यालयों को बेहतर करना मेरी जिम्मेदारी है। हम हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। जो डॉक्टर्स की कमी है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो दवाइयाँ नहीं मिलती, जो ICUs नहीं है, उसमें काम करने की जरूरत है।
और हमने ये तय किया, और हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, पुल पुलिया तो सर जरूरत है, सबसे ज्यादा विकास तो इस हिसाब से देखिएगा, पुल पुलिया के हिसाब से तो भारत का अंग्रेजों ने किया, बिल्कुल, रेलवे लाइन हिल बिछा दिया, तो उससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। इसलिए ये सब तो होता रहता है सर, जरूरत के हिसाब से। रोड पर अडानी जी को भी चलना है और एक गरीब को भी चलना है, तो रोड तो सबके लिए है जी। लेकिन इस राज्य की सबसे जो पुअर पीपल है, गरीब लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो करना होगा, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप लोगों के शिक्षा, चिकित्सा और सबके हाथ में काम अगर आप दे देंगे, आप समझ लीजिए कि उस राज्य को विकास होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तो ये सारे काम हमारे पार्टी में, ये आपकी काम प्रायोरिटी में है। तो देखिए, अब चलिए बिहार के जो अन्य मुद्दे हैं, अब आपका जिला है बक्सर, और बक्सर के बारे में कहा जाता है कि भाई बक्सर की विरासत बड़ी गौरवशाली है, इतिहास, और कई लोग तो कहते हैं कि यदि बक्सर को बिहार की आध्यात्मिक राजधानी बना दिया जाए तो फिर क्या बात है, बक्सर भी और डुमरांव भी, कहां से कहां। नारा भी लगता है, अयोध्या काशी तो झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। तो आपको लगता है कि बक्सर में है इतना दम कि बक्सर में बहुत कुछ पर्यटन का भी वहाँ? सर बक्सर में गंगा जी हैं, गंगा जी हैं, गंगा जी के किनारे बहुत सारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। विश्वामित्र आश्रम है, मुनि विश्वामित्र जी, जिनको पूरी दुनिया राम को ईश्वर मानती है, जी, भगवान मानती है, वो राम हमारे यहाँ आकर के शिक्षित हुए थे जी। तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी महत्ता है। निश्चित तौर पर वहाँ इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार को काम करना चाहिए। चलिए देखिए, अब एक देखिए, किसान आंदोलन की बात हो गई, मजदूर वर्ग की बात हो गई, शराबबंदी बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बक्सर में ही प्रवेश करते हैं तो बिहार आते हैं। बिल्कुल, और बिहार में शराबबंदी है, यह तो मानते हैं ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। कहाँ शराबबंदी है? नहीं है। शराबबंदी होती तो शराब पी के लोग पकड़े कैसे जाते? जेलों में बड़ी संख्या में जो है शराब के ही केसेस पड़े हुए हैं, तो अगर बंद होते तो कहीं केस नहीं मिलते ना। आपके जिले से ही होकर बिहार में शराब आती? हाँ बिल्कुल, जितने सीमावर्ती जिले हैं, जितने सीमावर्ती जिले। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप मढ़ा था जब सवाल उन्होंने पूछे थे कि जितने सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पुलिस प्राधिकारियों के और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर हैं वह बोली लगाकर किए जा रहे हैं, और यही कारण है कि जैसे ही वे तैनात होते हैं वह वसूली में लग जाते हैं और बिहार में शराब की खपत बढ़ जाती है और बिहार में शराब की होम डिलीवरी। इससे कितना सहमत है? देखिए सर, ये एक नेक्सस पूरा बहुत भयानक है पूरे बिहार के अंदर। शराब माफियाओं का, पुलिस अधिकारियों का बहुत बड़ा नेक्सस है, और वो आपस में मिलकर के इस बड़े रैकेट को जो है संचालित कर रहे हैं। आज आप समझ लीजिए कि शराब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य के अंदर, वो राज्य के बजट से भी बड़ा हो सकता है। राज्य के बजट से बड़ा हो सकता है? अच्छा, बड़ी संख्या में शराब का खपत बिहार, मतलब 3,17,000 करोड़ से भी ज्यादा शराब की खपत है बिहार में। हाँ, भयानक। अब कहाँ शराब नहीं मिल रहा है जी? जो लोग शराब खोज रहे हैं उनको शराब मिल रहा है, कहीं शराब का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए शराबबंदी कानून जिस मकसद से लागू किया, हम बक्सर आए तो मिल जाएगा। अब अगर आपके पास कोई नंबर दे दे तो नंबर दे दे, आप कॉल कर दे तो पहुंचा देगा जी। हाँ, तो शराब का नेक्सस तो बन गया। हाँ बिल्कुल, बड़ा नेक्सस है, और जिस मकसद से शराबबंदी हुई जी, उस मकसद को कामयाब होने में ये मैंने कामयाब नहीं हो सका वो मकसद। लाइफ सिटी ने पिछले दिनों कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आए थे, प्रशांत किशोर भी आए थे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी, और प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। तो आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं सर, 1 घंटे में खत्म करना ठीक नहीं है। शराबबंदी बिहार की महिलाओं का मांग पर हुई थी, बिहार की महिलाओं जी, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते सर। हम लोग जब उस समय छात्र नेता थे और महिलाएं शराब की भट्टियां तोड़ा करती थी गांव में, आपने भी देखा होगा, शराब के जुलूस निकाल करके तोड़ा जा रहा है। इस पर विचार बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। इस विषय पर आप कैसे इसको ठीक करें, वो बैठ करके पॉलिसीज उसके लिए बनाना होगा, और बिल्कुल इसकी समीक्षा करते हुए क्या अच्छा हो सकता है इसके बारे में विचार करना चाहिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि छात्र जीवन में, यह तो आप विधायक बन ही गए, छात्र जीवन में आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? छात्र जीवन में सर, हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे इश्यूज पे हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। सबसे पहला राजनीति में आने का हमारा जो शुरुआत हुआ सर जी, हम लोग जब जैन कॉलेज, आप जानते हैं आरा का बहुत मशहूर कॉलेज है, उसमें हम लोग का नामांकन हुआ BA पार्ट 1। तो वहाँ कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं चलता था, कॉलेज में क्लासरूम में पंखे नहीं चलते थे, बेंचेस हिलते डुलते रहते थे। तो हम लोग को लगा कि आखिर ये सब कैसे ठीक होगा। तब छात्र संगठन आइसा हम लोगों ने ज्वाइन किया, धरना प्रदर्शन हमने दिया, और धरना प्रदर्शन से वो हल हो गया। प्रिंसिपल से वार्ता हुई, प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैं ठीक करा दूंगा, तुम लोग अगर पढ़ना चाहते हो। उस समय जटाशंकर ठाकुर बहुत फेमस प्रिंसिपल हुआ करते थे, दुर्भाग्य से वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी मांग पर बहुत काम किया। हमने लाइब्रेरी खुलवाया,
दिन भर लाइब्रेरी हम लोग बैठते थे, पढ़ते थे। तो हमें लगता है कि छोटे छोटे संघर्षों से बहुत बड़ी बड़ी सफलता हमने अर्जित किया। आपने सफलता अर्जित की, तो आप राजनीति में ही आएंगे, यह तय कर लिया था आपने छात्र जीवन में ही? सर हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ यूपीएससी का तैयारी किया जाए, यूपीएससी दिया जाए, क्या किया जाए। आदमी तो उधेड़ बुंद में रहता है। बिल्कुल। और हम लोग आए थे बहुत रूरल बैकग्राउंड से। आजकल जो बहुत डेवलप जगहों से जो बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप पहले से सिखा देते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन हम लोग को ये सिखाया नहीं गया, हमारा वैसा परिवेश नहीं था। तो सब कुछ इस दुनिया में खुद से सीखना था। तो स्कूल पास करके हम लोग आ रहा है तो लगा कि नहीं, मेरे दादाजी भी सिपाही थे, मेरे पिताजी भी सिपाही थे, तो मुझे लगा कि सिपाही से थोड़ा सा ऊपर का नौकरी का मुझे तैयारी करना चाहिए। मेरी माँ भी कहती थी कि थोड़ा सा अच्छा नौकरी करो, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा नौकरी करो। तो मुझे लगा कि करना चाहिए। तो बीपीएससी यूपीएससी टाइप का हम लोग का मन था और खूब हम लोग पढ़ते भी थे। लेकिन ग्रेजुएशन होते होते और चूंकि धीरे धीरे छात्र राजनीति में भी एक एक कदम, चूंकि वो एक ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज का कैंपस है जहां से दुनिया के तमाम दरवाजे आपके लिए खोलते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो वहां से लगा कि नहीं, ग्रेजुएशन पास होते हम लोग को लगा कि नहीं, पॉलिटिक्स भी जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उस समय ये था कि अगर आप बालू माफिया हैं, आपके पास बहुत अकूत संपत्ति है, तभी राजनीति में आ सकते हैं। हम लोगों ने सोचा सर कि जवान आदमी हैं, भगत सिंह को पढ़ते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते थे, तो हमें लगा कि आदमी अगर कोई हिम्मत करे, बाबा साहब के बारे में जानिए कि वो आदमी अछूत पैदा हुए उस समय, लेकिन जब वो दुनिया से विदा हुए तो उन्हें पूरा सिस्टम बदल दिया। तो व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर, वो हमें वहां से सीखने को मिला। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये रिस्क लिया जाए, बालू माफिया ही क्यों पॉलिटिक्स करेगा। चलिए, तो बालू माफिया ही क्यों प्रैक्टिस करेगा, आपने रिस्क ले लिया। लेकिन जब रिस्क लेने की बारी आई तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, इन्हें आपने चयनित नहीं किया और आपने भाकपा माले, जिनकी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर हमेशा सवाल रहे हैं। ठीक है, 2020 में आपको सफलता मिल गई, लेकिन अब भी संघर्ष जारी है। पिछले दिनों जब लाइफ स्टेज के कॉन्क्लेव में दीपांकर भट्टाचार्य आए थे तो वह कह रहे थे कि यदि इस बार ठीक ठाक संख्या आ गई तो हम सरकार में भी शामिल होंगे। लेकिन अब तक तो यही फैसला रहा है कि हम सरकार से बाहर रहेंगे। तो सरकार से बाहर ही रहना था, फिर भी आप राजनीति में, मां तो चाहती थी कि एक क्लास अपग्रेड हो जाएगी। तो आपने क्यों माले को चुना? और अब भाकपा माले की रणनीति 2025 के चुनाव को लेकर आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, सफलता सबके लिए अलग अलग होता है जी। हम मानते थे, हम लोग जब राजनीति में आए थे तो हमें नहीं मालूम था कि हमें एमएलए बनना है या एमपी बनना है। हम बस इसलिए आए थे कि हम जनता से कनेक्ट होना चाहते थे जी। और हम जानते थे कि जनता बहुत दुखी है अपने जनप्रतिनिधियों से, हम उनके बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। हमने ये शुरू भी किया था और हम बातचीत कर भी रहे थे लोगों से। बाद में गठबंधन हुआ, ये सब की राजनीति शुरू हुई, लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलने के बाद गांव में हम लोग गए, गांव में जाकर के हम लोग लोगों से मिलते थे, उनके छोटे छोटे समस्या, जैसे वृद्धा पेंशन की समस्या। हमको याद है, हम यूनिवर्सिटी के बाद से जब अपने, मेरा गांव जगदीशपुर विधानसभा में पड़ता है जी, हम आ गए तो जगदीशपुर के लोगों को हमने गुलबंद किया और वृद्धा पेंशन 6 महीना से बनता लोगों का। प्रदर्शन किया हमने ब्लॉक पर, एकदम नौजवान आदमी, लोगों को लगा कि भाई क्या चल रहा है। 1000 से ज्यादा लोग आ गए, प्रोटेस्ट हुआ और 15 दिन बाद सबका वृद्धा पेंशन मिला। अच्छा, तो ये लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान आया, मैं मानता हूं कि हमारी पॉलिटिकल जीत है सर। बिल्कुल। एमएलए सब आदमी नहीं बन सकता, 243 ही सीट मात्र है जी। तो सभी पॉलिटिक्स करने वाले लोग एमएलए बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। उसमें से कुछ ही लोग एमएलए बनेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स सभी लोग करेंगे। तो पॉलिटिकल जो सक्सेस है वो कई रूपों में देखी जा सकती है। मेरे लिए सिर्फ एमएलए बन जाना मेरी राजनीतिक सफलता नहीं है। अभी भी मैं नहीं मानता कि मैं राजनीतिक रूप से सफल हो चुका हूँ। वो तब होगा जब मुझ पर जो लोग भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर खरा उतर सकूं और उनके समस्याओं के मैक्सिमम समाधान मैं जब कर सकूंगा, तब मुझे लगेगा कि नहीं, तब मैंने जो रास्ता अख्तियार किया था शायद ये सफलता की तरफ जा रहा है। नहीं, भाकपा माले की रणनीति बताइए ना 2025 के भाकपा माले विधानसभा सर चुनाव हमने को इसलिए चुना जी कि बाकी पार्टियों में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं है। आप किसी पार्टी में जाइएगा तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखाने होंगे, फोटोज। अभी इंडिया का जो चल रहा है मारधाड़ वाला फिल्म जो चल रहा है सभी जगह, आरजेडी का भी, हमारा जो भी जिसका भी है, मारधाड़ भी ज्यादा एनडीए में हुआ, जितना उन लोग का विधानसभा स्तरीय हुआ उसमें आपने देखा कितना मारधाड़। बिल्कुल। तो सबसे आगे दिखने का आपाधापी, पोस्टर, बैनर, भाकपा माले इन सब चीजों को तरजीह नहीं देती। भाकपा माले इन सब चीजों को तरजीह देती है जो मैं कह रहा था, कौन हमारा कैडर है जो जनता को गोलबंद करके जनता के समस्याओं के समाधान के लिए एकदम संघर्षरत है, और वैसे लोगों को चुन करके लाते हैं। हम लोग क्या थे सर, हम लोग के पास तो पोस्टर छपवाने के पैसे नहीं थे। आप मोटरसाइकिल से घूमते थे, उसमें तेल डलवाने के लिए कई बार
मित्रों से पैसे मांगने पड़ते थे। तो ऐसे में हम लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कोई पार्टी हम लोगों को स्कोप दे सकती है, स्पेस दे सकती है, हमारे जैसे लोगों को जो पढ़ लिख तो सकता है, बोल तो सकता है, जनता को गुलबंद भी कर सकता है, हजारों लाखों लोगों को मोबिलाइज करने की जिसके अंदर क्षमता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कहीं स्पेस मिलेगा तो भाकपा माले है। तो हम लोग वहां रहे और मिला भी सब। भाकपा माले ने आपको स्पेस दिया, तो 2020 में आप जीत गए, आपकी पार्टी के अन्य विधायक भी जीते और अब बड़ी शक्ति के रूप में महागठबंधन में 2025 में भाकपा माले की तैयारी क्या दिख रही है? क्योंकि पार्टी के अंदर की बात आपको मालूम होती होगी, क्योंकि कैडर आधारित पार्टी है। तो जितनी सीटों पर भाकपा माले 2020 में लड़ी थी, उससे अधिक सीटों पर लड़ने जा रही है, और आगे सरकार में शामिल होने का जो इरादा है, उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए सर, हमने साफ तौर पर कहा और आप ही के चैनल पर दीपांकर जी ने भी एक बात बिल्कुल कि जिन जिन इलाकों में हम लोग लड़े उन इलाकों में महागठबंधन को जीत मिली। बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आप बिहार के अधिक से अधिक जिलों में हमें सीटें दीजिए, ताकि वहां के भी गरीब गुरबे महागठबंधन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा हो सके। ये तो प्रूफ है सर। 2020 के विधानसभा में भी, शाहबाद में, मगध में, इन तमाम जगहों पर हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की। 24 के लोकसभा में आप देखिए, बिल्कुल पूरा शाहबाद, चारों सीट पर हमने जीत दर्ज की। तो जहां भी भाकपा माले है वहां मजबूती के साथ महागठबंधन को बढ़त मिला है। इसलिए ये जनता का भी डिमांड है। आप आम पब्लिक में पूछेगा तो लोग कहे कि नहीं, अगर सरकार बनाना है तो माले वाले लोगों का कुछ सीट आप बढ़ाइए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली अगर ये सीट बढ़ाती है महागठबंधन भाकपा माले का, तो इसका सीधा लाभ महागठबंधन को होने जाएगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2025 में? लग तो रहा है सर। कांग्रेस पार्टी मंजूरी दे देगी? हाँ, क्यों नहीं देगी? कांग्रेस पार्टी कही नहीं रही है कि ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब उनके कोई आंतरिक रणनीति रही होगी जी, लेकिन हम लोग तो स्पष्ट मानते हैं कि सीएम तेजस्वी जी ही होंगे आने वाले समय में। वही हमारे महागठबंधन के नेता है, वे महागठबंधन विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष ही वही है। तो वही तो दावेदार हो सकते हैं सीएम के, और कौन हो सकता है? और कोई दावेदार नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कभी कभी महागठबंधन, विशेषकर आरजेडी वाले, कभी भूरा बाल साफ करो करने की बात कर देते हैं, कभी झा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, ये सारी बातें कर देते हैं कि इनके दिन की ऐसी बातों से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव तो A to Z की बात करते हैं। देखिए सर, हमारी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, हम तो अपनी पार्टी मैं माले के बारे में नहीं कर रहा हूँ, चूंकि आप महागठबंधन में हैं, मैं राजद की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, हम लोग तो, मैंने चूंकि ये बात का जवाब देने के लिए मुझे अपनी पार्टी के बारे में बात करना जरूरी है। बिल्कुल, हम लोग वर्ग आधारित पार्टी हैं और हम गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, दो ही वर्ग में समाज को, जैसे एक सर्वहारा वर्ग, एक पूंजीवादी वर्ग, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग, तो वर्गों में समाज को देखते हैं और हम समझते हैं कि ऐसी इन्हीं वर्ग में समाज बटा हुआ है। उस वर्ग में सारी जातियां, ब्राह्मण जाति भी बहुत गरीबी में, राजपूत जाति भी बहुत गरीबी में जी रहे हैं, उसमें भी कई लोग भूमिहीन हो चुके हैं आज, और बाकी दलित पिछड़ी जातियां तो हैं ही जी। तो इसलिए उन वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इस तरीके का वक्तव्य का कोई महत्व है। राजनीति में इस तरीके का वक्तव्य। अच्छा, अभी आपने कहा था शादी आपकी 2022 में ना, 2022 में आपकी शादी हुई और 10 मिनटों में आपने शादी कर ली, दहेज भी नहीं। 10 मिनटों में शादी कैसे होती है भाई? नहीं, शादी 7 फेरे लेने होते हैं, इतने सारे मंत्रोच्चारण होते हैं, इतने सारे रस्म होते हैं, तो आप 10 मिनटों में शादी कैसे कर लिए? नहीं, मेरी मान्यता है सर कि शादी का मतलब ये होता है कि किसी दो व्यक्ति को जी साथ रहने की समाज द्वारा सहमति प्राप्त हो, और यही शादी का मूल मतलब। इसके लिए सर इतना रचने की क्या जरूरत है? अरे 100-200 लोगों को बुलाइए, साथ में खड़े हो गए, उन्होंने आपको माला पहना दी, आपने उनको पहना दिया, एक रस्म तो हो गया, चट मंगनी पट और गया, सारे लोग जो है चाट पकौड़ा खा लिए, लोग जान गए कि भाई अब ये दोनों लोग पति पत्नी है। अच्छा, तो बात खत्म। अब इससे ज्यादा क्या है? आप बताइए क्या करना है? कितने लोग गए थे बारात? हम बहुत छोटे से जगह पे शादी किए थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे। अच्छा, बहुत ज्यादा अभी भी बहुत लोगों की शिकायत है कि आपने शादी में मुझे पूछा नहीं। अच्छा, आपने शादी में पूछा नहीं, लेकिन तो क्या पार्टी दे दीजिए दोस्तों को। हाँ, धीरे धीरे चल रहा है, कुछ लोगों को तो पत्नी की शिकायत नहीं रहती है कि आप तो केवल इसी सब काम में लगे रहते हैं। वो हमारे विचार से सहमत है जी, हमारे संघर्ष में वो साथी हैं। हाँ, और काफी उनकी सकारात्मक भूमिका है, जिसके वजह से हम लोग जो भी कर पा रहे हैं। चलिए, अब कुछ पॉलिटिकल सवाल आपसे ले लेते हैं। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता को आप कैसे आंकते हैं? बेहतर है सर। आज आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में जी वही एक ऐसे नेता है जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा भीड़ जुटा सकते हैं। मास लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पॉपुलर भी आप मान रहे हैं? डेफिनेटली। नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, नीतीश जी जब आए थे तो उम्मीदों के लहर पर सवार हो गए, लेकिन जिन उम्मीदों पर सवार हुए उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं इस बात खत्म करूंगा। 2005 में सर कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग का गठन हुआ, जिसमें अनिल सदगोपाल और कई सारे लोग उसमें शामिल थे। 3 लोगों की कमेटी थी, उसने 7 में रिपोर्ट दे दिया जी।
कि बिहार में बिल्कुल ही अनुकूल व्यवस्था है कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कर दिया जाए। कॉमन स्कूल सिस्टम का एक नारा था, मंत्री हो या संतरी का संतान, राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, अराउंडिंग सिस्टम से। बिल्कुल। अगर यहाँ आप इस इलाके में रह रहे हैं, इस इलाके में कोई डीएम साहब का बेटा हो, आपका बेटा हो, मेरा बेटा हो, या कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, तो वो एक ही विद्यालय में एक ही बेंच पर पढ़ेगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था मुख्यमंत्री, लेकिन साथ में रिपोर्ट आने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो ऐसे ऐसे जितने उम्मीदों पर सवार हो गया, उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार में थक चुके नेता लगते हैं? उम्र भी हो गया सर, तो उम्र भी हो गई, हैप्पी एंडिंग की जरूरत है। हाँ, अब हैप्पी एंडिंग लेंगे कि नहीं लेंगे तो उन पे हम लोग चाहते हैं कि उनको हैप्पी एंडिंग दे। तेजस्वी यादव और भाकपा माले का आपसी समीकरण कैसा है? बहुत शानदार। देखिए, ये गठबंधन जो है ना, जी, नेताओं का नहीं है, दीपांकर जी, तेजस्वी जी, लालू जी का नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। जनता का गठबंधन, हम लोगों का जो वर्गीय आधार है, हाँ। जो दोनों पार्टियों का कैडर है, बेस्ड है, जी, वो एक ही है, एक ही गांव में रहता है, एक ही मोहल्ले में रहता है, दोनों का खेत का आर एक साथ है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत नेचुरल है माले और आरजेडी का, और इसलिए आप समझ लीजिए कि माले और आरजेडी जहां भी लड़ा, वो अपना टोटल वोट माले आरजेडी को ट्रांसफर कर देता है, और आरजेडी अपना टोटल वोट माले को ट्रांसफर कर देता है। चलिए, तेजस्वी यादव की बात हो गई। प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान को आप कितना गंभीर चुनौती मानते हैं 2025 में? नहीं, देखिए सर, प्रशांत किशोर को लोग इसी रूप में देखते हैं कि प्रशांत किशोर ही हैं जो 2014 में मोदी जी को सिखाए थे जुमला फेंकना, और वही जुमला अब ये स्वयं फेंकना शुरू कर चुके। अच्छा, हाँ, कार्ड बांटना, ये करना, ये ऐसा थोड़े पॉलिटिक्स में होता है। आपके यहाँ महाराज भी उनके साथ हो गए हैं? तो अब बताइए, हाँ, महाराज राजा को लेकर के अब लोकतंत्र को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? लोकतंत्र को कैसे? इसीलिए हमको या लोगों को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ये थोड़ा बहुत खाता खुल जाएगा हमारे क्षेत्र में तो नहीं पता, आपके क्षेत्र में भाजपा की बी टीम है? भाजपा की बी टीम लगता तो है, लेकिन उन्हीं का पतलून ढीला कर रहे हैं आजकल। उन्हीं का पतलून यह मानना शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक खूबी और सबसे बड़ा जोखिम क्या है? जोखिम तो सर राजनीति में बहुत है। जिस तरीके से उनको ईडी में फंसाने का, जी, या सरकारी एजेंसीज से उनके ऊपर हमले होते हैं, ये बहुत बड़ा जोखिम उनके सामने है। उनकी खासियत है, यंग है, युवा लीडर हैं, और राजनीति को अपने नजरिए से देखना शुरू किया उन्होंने। राजनीति को अपने नजरिए से देखना शुरू। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाकपा माले का रोल आप कैसे देखते हैं? हमारा रोल सर हमेशा संघर्ष का रहेगा। संघर्ष का रहेगा? बिल्कुल। सरकार के बाहर भी, सरकार के साथ, सरकार के अंदर भी हमारा संघर्ष रहेगा कि अगर हम सरकार में हैं तो गरीबों को घर मिलना चाहिए। हाँ, जो जहां बसे हैं उनको पर्चा मिलना चाहिए, उनको उजाड़ो अभियान नहीं होना चाहिए, पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए, ओपीएस लागू होना चाहिए, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री होना चाहिए, और सभी गरीबों का अभी तक का बिजली बिल माफ होना चाहिए। बिहार की राजनीति का भविष्य इन चार नामों में किसके इर्द गिर्द घूमेगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान। व्यक्ति को क्यों देखते हैं सर? जी, बिहार का राजनीतिक भविष्य महागठबंधन है। बिहार का राजनीतिक भविष्य महागठबंधन है। तेजस्वी सरकार भी नहीं है, महागठबंधन सरकार है। तेजस्वी जी हमारे ही महागठबंधन के ही तो मुख्यमंत्री होंगे। जी, महागठबंधन ही तो उनको मुख्यमंत्री बना। चलिए, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, भाकपा माले के विधायक, आपसे रैपिड फायर सेशन में चलते हैं और बहुत संक्षेप में जवाब देना होगा आपको। तेजस्वी यादव को एक शब्द में? अच्छे नेता है सर। अच्छे नेता है। दीपांकर भट्टाचार्य? बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत समझदार और बहुत सहमीलो और बहुत संवेदनशील नेता। नरेंद्र मोदी? जुमला आप जानवे करते हैं। जुमला? अमित शाह? अमित शाह पे तो कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं सर। सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी का तो बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, वो टूल बने हुए बीजेपी का। इस्तेमाल कर रही है मतलब उनको मौका नहीं देने रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ अच्छा। केशव प्रसाद मौर्य को कहाँ समय मिला? चिराग पासवान? चिराग पासवान अपने पिताजी की विरासत संभाल रहे हैं। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए। मूर्ख बनाने में लगे। उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा जी की भी अब उम्र हो गई है सर। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी उम्र हो गई, वह भी एक्सपायरी दवा हो गए। नहीं, मतलब सीनियर है, गार्जियन है, तो अब उम्र हो गई है, उनके बारे में हम लोग क्या ही बोलेंगे। रणवीर सेना के संस्थापक बरमेश्वर सिंह? नहीं, उनको तो हम लोग बहुत अच्छा आदमी नहीं मानते। अच्छा आदमी नहीं मानते। चलिए, तो दुमराव से जनता आपको किस नाम से बुलाती है, विधायक जी या अजीत भैया? ना, अजीत। अजीत? अच्छा, बच्चा अजीत भैया बोलता है। हाँ, का अजीत भाई, अजीत जी, यही सब। विधानसभा में ज्यादा मजा आता है या गांव की चौपाल में? गांव में सर, मैं कंटिन्यू गांव में रहता हूँ। विधानसभा जब चलता है, हाँ, तब तो विधानसभा में खूब हम लोग रहते हैं और पूरा टाइम रहते हैं। कभी हमने एक बार भी विधानसभा मिस नहीं किया। अच्छा, लेकिन बाकी गांव की चौपाल में आप? यहाँ। हाँ, तो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह विधायक दुमराव को सबसे ज्यादा फोन जनता का आता है या पार्टी दफ्तर का? जनता का सर। जनता का। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, यह बताइए, विपक्ष में रहकर सरकार को घेरना आसान है या जनता को समझाना मुश्किल है?
विपक्ष में रहकर जनता को समझाना भी आसान है और सरकार को घेरना भी आसान है। सरकार को घेरना भी आसान है। जनता की डिमांड सड़क ज्यादा या नौकरी ज्यादा? दोनों। दोनों। नौकरी ज्यादा है। नौकरी ज्यादा। विधानसभा कैंटीन में आपकी सबसे फेवरेट डिश? बिहार विधानसभा की कैंटीन में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। गाजा मिलता है, जो गाजा मिलता है, लड्डू भी खराब हो गया, सब अच्छा। क्वालिटी एकदम। अब मैं एक वाकया बताता हूँ सर, हम लोग बचपन में सुना करते थे विधानसभा में बहुत बढ़िया खाना मिलता है जी, शुद्ध घी का। हम लोग आए थे हाँ। उस साल थोड़ा बहुत खाए, अब हम लोग कभी नहीं खाते हैं। वही गाजा खाते जाते हैं। तो चाय भी, चाय अच्छी मिलती है? चाय तो बहुत वाहियात मिलती है, बहुत वाहियात। उससे अच्छी चाय तो पटना के चौक चौराहे पे मिलेगी आपको। अच्छा, भाषण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द संघर्ष या जनता? संघर्ष, चूंकि वो जनता के लिए है। अगर आपको डॉक्टर अजीत कुमार सिंह को एक दिन के लिए बिहार का सीएम बना दिया जाए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो पहला आदेश क्या होगा? पहला आदेश तो मेरा यह होगा सर कि जितने गरीब लोग हैं सब जमीन के लिए, घर के लिए तरस रहे हैं, सबको जमीन और घर एक कलम में दे देने की जरूरत। एक कलम में दे देंगे। किससे ज्यादा डर लगता है, विरोधियों से या जनता की उम्मीदों से? किसी से डर नहीं लगता। डुमरांव की पहचान बिस्मिल्लाह खां या मेडिकल कॉलेज? बिस्मिल्लाह खान से डेफिनेटली डुमरांव की पहचान है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जी जरूरी होगा। चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा कौन सा गाना बजता है? क्योंकि माले का गाना अलग होता है। हाँ, वही बजता है। क्या 2 लाइन सुना दीजिए। अब तो गाना बनेगा तब। बनेगा तब। अगर राजनीति में न होते तो किस पेशे में होते? राजनीति में नहीं होता तो मेरे पास 2 स्कोप था सर, या तो लेक्चरर होता या एडवोकेट होता। लेक्चर होता या एडवोकेट होता। घर में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, माता, पिता, पत्नी? सबसे ज्यादा क्रिटिक तो पत्नी ही हो सकती है। पत्नी ही हो सकती है। माँ कभी क्रिटिक नहीं करती। डुमरांव की कौन सी डिश आपकी कमजोरी है? डुमरांव में बहुत सारा डिश मिलता है जिसे आप खा सकते हैं। जी। बहुत सारी खुरमा है, मिठाइयाँ मिलती हैं। हाँ जी। बक्सर की सोन पापड़ी आप खा सकते हैं। बक्सर की सोन डुमरांव पापड़ी। में पेड़ा कुछ जगहों पे जाइएगा बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है। चौगाई जाइएगा, एक पेड़ा का दुकान है, किसी दिन आप जाइए उधर, जी। वहाँ खाइए। भोजपुर में पेड़ा मिलता है। आप कह रहे हैं जाइए तो खाइए, कभी लेते अच्छा, भी आइए। कभी खिला ये भी। हाँ। चलिए, जनता के बीच सबसे मजेदार मांग क्या आई है जनता के बीच से? जनता के बीच से सबसे ज्यादा मजेदार मांग आता है कि भाई आप हमारे शादी में क्यों नहीं आए। शादी में क्यों नहीं? आपकी फेवरेट फिल्म राजनीति पर बनी या रोमांटिक? नहीं, फेवरेट फिल्म तो बहुत सारी है, लेकिन हाल में एक फिल्म मैंने देखी जो सबसे शानदार लगी, अभी जो फूले पर फिल्म बनी। ये फिल्म अभी के दौर में सबसे शानदार। पत्नी शिवानी सिंह के साथ देखी? शायद अकेले, अभी बच्चा अभी मेरा बहुत छोटा सा था। अच्छा, पटना में खाना खाने किस रेस्तरां में जाते हैं? रेस्टोरेंट में बहुत कम जाता है। रेस्टोरेंट में बहुत कम जाते हैं। तो चलिए, ये थे डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, डुमरांव के विधायक, भाकपा माले के विधायक, संघर्ष के विधायक, और संघर्ष से उपजे हुए। और इन्होंने बड़ी बात कही कि महागठबंधन की सरकार बनी तब भी माले का रास्ता संघर्ष का होगा, और यदि मुझे कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला एक दिन के लिए भी, तो पहला आदेश भूमिहीनों को रहने के लिए घर देना होगा। तो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह 2025 में फिर से डुमरांव में चुनाव के मैदान में होंगे। सामने विरोधी तो होंगे ही, उनसे भी मुलाकात कराएंगे यदि वो मेरे पास आएंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से रेगुलर पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।